ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫੰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲਣੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, फंड्स ਨਾਲ रिलेटेड फंड ਜਿਹੜੇ ਆ अप्रूव ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, नहीं होने, ਕੀ सिस्टम है? जी देखिए, बहुत 1.5 साल से अप्रोक्स 1.5 महीने से वीज़ा सक्सेस रेट थोड़ा सा स्लो हो गया था, प्रोसेस बहुत स्लो हो गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में भी तकरीबन 7-8 वीज़ा हैं जो रिसेंटली अभी आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बीच में आपको पता ही है कि कोविड के बाद दिसंबर में फ़्लाइटें ओपन हुई, उसके बाद कुछ गंद डाला गया कंसल्टेंट की तरफ से, एडिट किए हुए डॉक्यूमेंट, एडिट किए हुए फंड्स, एडिट किया हुआ सब कुछ। तो उसके बाद एम्बेसी टाइट हो गई, खासकर हरियाणा की गल जी जी जी, तो एम्बेसी टाइट हो गई। अब देखिए, कोई चीज़ टाइट होती है तो नेचुरल सी बात है, फिर हर एक डॉक्यूमेंट बार बार वेरिफिकेशन होती है। तो जिन जिन बच्चों की वेरिफिकेशन पूरी हो रही है और बच्चों के डॉक्यूमेंट ठीक पाए गए हैं, उन बच्चों के वीज़ा लगे हैं। तकरीबन 7-8 वीज़ा हमारे अभी 2-3 दिन के अंदर आए हैं, आप देख सकते हैं। उनकी प्रोफाइल भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा और बाद में इस बात में बात करेंगे किस बच्चे को वीज़ा लगेगा, किस बच्चे को नहीं लगेगा और किस टाइप से बच्चे को अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सेमिनार भी शुरू कर दिए हैं, स्टूडेंट के हम शहरों में जाकर मिल रहे हैं। ये टिंकू है, स्टूडेंट का नाम टिंकू, और ये बच्चा करनाल से बिलोंग करता है। आप देखिए इसकी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, 10th 2013 में, 10th 2013 में 70% मार्क्स हैं और 12th 2015 में नॉन मेडिकल 76% मार्क्स हैं। उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया है 16 to 18, 2016 से 2018 तक बच्चे ने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया है और 60% मार्क्स हैं। 2018 से लेकर टिल डेट तक जूनियर इंजीनियर की जॉब पे ये रहे हैं और एडिथ काउंटी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए बच्चा जा रहा है। पीटी में स्कोर भी इसका कोई खास नहीं था, 54 ओवरऑल था और नो लेस देन 49। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे का वीज़ा लगा है। तो ऐसी प्रोफाइल का वीज़ा है जो कि एक तरह से एक एवरेज प्रोफाइल आप बोल सकते हैं, लेकिन बात है कि आप रिलेवेंट कोर्स दे रहे हैं। बात इस बात पे है कि आप डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात इस बात पे भी है कि आप पे एम्बेसी को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इस बच्चे का वीज़ा लगा है। सेकंड, अगले बच्चे की बात करें, संकेत है, 10th 2016, 12th 2018 और 54% मार्क्स। इसके बाद बीएससी की है आईटी में 2021 में और IELTS 6.5 बैंड बट एक मॉड्यूल में 5.5। इसके बाद फ्लिंडर मास्टर ऑफ आईटी के लिए इस बच्चे का वीज़ा आया है। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करें, रवनीत है, 10th 2009, 2011 में इसकी 12th है। इसके बाद बीकॉम किया है 2014 में और उसके बाद इन्होंने एमकॉम किया 16 में, IELTS 6.5 बैंड नो लेस देन 6। साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी में एमबीए प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। 2016 से लेकर टिल डेट तक का इस बच्चे का वर्क एक्सपीरियंस है। तो जिन बच्चों के वर्क एक्सपीरियंस है, जस्टिफाई कर रहे हैं, रेलिवेंट कोर्स के लिए जा रहे हैं, वेरिफिकेशन ठीक हो रही है, फंडिंग बच्चों के पास अपनी है, एकेडमिक ठीक है, तो हर एक बच्चे का वीज़ा लग सकता है। संजीव स्टूडेंट का नाम है जी, 10th बच्चे ने की है 2018 में, 12th 2020 में और ATMC फेड में बैचलर ऑफ आईटी प्रोग्राम के लिए 6 बैंड नो लेस देन 5.5 पर बच्चे का वीज़ा लगा है। कुलविंदर कौर है बच्चे का नाम, MBA की है 2018 में पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इनका वर्क एक्सपीरियंस है पीटी में 56 नो लेस देन 49। लाट्रोब यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिसिस के लिए इस बच्चे का वीज़ा लगा है। नेक्स्ट स्टूडेंट है जी जसप्रीत, 12th 2020 में, IELTS 6 ईच है, IIBT टू फेड यूनिवर्सिटी है, बैचलर ऑफ बिजनेस प्रोग्राम के लिए इस बच्चे का वीज़ा निकला है। लेकिन 2020 में आप देखिए, 2020 में आज की डेट में जुलाई इनटेक या उसके आगे की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मना कर दिया, लेकिन यहाँ 2 बच्चे ऐसे थे जिनके फाइलें मतलब लगाई तो हमने वीज़ा लिया है। तो
आप देख सकते हैं कि आप आने वाले टाइम में तो ये और टफ हो जाएगा जो बच्चे 2020 पास आउट हैं, लेकिन हाँ यस पहले यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिए तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली, ही और सी गोट द वीज़ा। अब बात करते हैं कि किन किन बच्चों का वीज़ा आएगा, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। असेसमेंट लेवल 1, 2 या 3, आज की डेट में आप 1 में लगा लो, 2 में लगा लो, 3 में लगा लो, सबका वीज़ा लग सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है। आपकी 10th और 12th या ग्रेजुएशन जो भी आपकी एकेडमिक है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मेजर सब्जेक्ट्स आपके पास हो उसमें परसेंटेज अच्छी हो, गैप ना हो, गैप हो तो गैप की जस्टिफिकेशन हो। इसके अलावा आपके पास फंड स्ट्रॉन्ग हो, फंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके एज पर देयर प्रोफेशन उनकी एनुअल इनकम अच्छी हो, ITR और तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट। SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत मैटर करता है। रिलेवेंट कोर्स के लिए आप जाएं, आइदर यू आर गोइंग फॉर डिप्लोमा और D2D और बैचलर और मास्टर्स, जिसके लिए भी जा रहे हैं रिलेवेंट प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी चंगी यूनिवर्सिटी या चंगे कॉलेज में एडमिशन लेंगे और कंसल्टेंट आपका अच्छा हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा। मैं एक एरी मेंबर हूँ, एरी इज़ द एसोसिएशन जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में हम एक तरह से रजिस्टर्ड हैं बीइंग ए एरी मेंबर, और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कॉलेज को हम इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। सर अभी हमने एक डॉक्यूमेंट साइन करके दिया है हाई कमीशन को, दैट इज़ के एरी मेंबर फ्रॉड डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं रहेगा। ये डॉक्यूमेंट मैंने साइन करके दिया है, तो हमारी एसोसिएशन उन्होंने हर एक जो भी मेंबर है उस मेंबर से साइन लिए हैं कि भाई कोई भी अगर डॉक्यूमेंट ऐसा अगर आपको फेक मिलता है तो आप हाई कमीशन को उसी टाइम पे इन्फॉर्म कर सकते हो, और जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ हम फाइल लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेचुरल सी बात है, अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सक्सेस रेट बढ़ेगा। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ GIC, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ FTS, ਜਰਮਨ ਚ ਬਲੌਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਦੋਂ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੇ डिपॉजिट ले लो। बार हम बोल चुके हैं, हम अपनी रिकमेंडेशन दे चुके हैं। ऑस्ट्रेट की अभी 2 मीटिंग हुई है जिसमें हाई कमीशन भी था, हमने दोनों बार, इवन के पीछे भी कोविड से पहले भी जब हमारी मीटिंग्स हुई है हर बार हमने ये एडवाइस किया है या इस तरह से अपने सजेशन दिए हैं कि आप अप फ्रंट अगर लिविंग कॉस्ट लेंगे दैट विल बी गुड फॉर द स्टूडेंट, और उससे फेक डॉक्यूमेंट फेक फंडिंग से हम बच पाएंगे। तो अब देखिए कंसिडरेशन में है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले टाइम में ये पॉसिबल हो सकता है ਜੀ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਖੁਦ ਏਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੰਡਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, दैट्स आल्सो दैट पार्ट? नहीं, देखिए अगर आप फंड्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, आपने फंड्स मैनेज किए हैं, आपने एजुकेशन लोन लिया है, आपने अपने रिश्तेदारों से पैसे लिए, आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में या आपके स्पॉन्सर्स जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उसके अकाउंट में हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। लेकिन हाँ अगर वो फैब्रिकेट है, कहीं आपने एडिट कर दिया है, आपने क्या नाम है FD पे OD ले ली है, या फिर आपके फंड्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है, आपका एजुकेशन लोन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो फेक है। फिर दूसरी बात एकेडमिक फेक का मतलब ये है, जाली का मतलब ये है कि आपके नंबर 33 है मैथ में लेकिन आपने उसको 63 बना दिया, 83 बना दिया, ठीक है, आप पास आउट है किसी और बोर्ड से लेकिन आपने किसी और बोर्ड की एडिट किया हुआ डॉक्यूमेंट दे दिया, वर्क एक्सपीरियंस आपका जेन्युइन है नहीं लेकिन आपने फेक प्रोड्यूस कर दिया। तो जाली डॉक्यूमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट आपने एडिट करके दिए हैं और फेक दिए हैं फॉर द पर्पस ऑफ द वीज़ा। ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ 2018 ਕੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ COE ਕੋਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 3 साल हो गए जी, ਆਪਾਂ ग्रेजुएशन बना रहे हैं तो ग्रेजुएशन बना के ला देंगे। तो ऐसा बच्चा कहाँ करेगा, क्या स्कोप है ऐसे बच्चे का, जो इस तरह से बच्चा अगर मान लो कहीं पे मतलब फेक डॉक्यूमेंट लगा के, पहली बात तो वीज़ा नहीं लगना, अगर उसका लग भी गया तो वो क्या करेगा, वो बच्चे अब उसका माइंड तो 12th पास का ही है ना, ग्रेजुएशन तो उसने की नहीं है, वो आज नहीं तो कल फंसेगा, इवन के हाई कमीशन उसको पकड़ लेगी। एक बात यहाँ पे ना डिस्कस करना चाहूँगा मैं, एक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में और इसको हम बड़ा रिग्रेसली प्रमोट करते हैं, ATMC ग्रुप है और लीडिंग टू वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। तो ATMC के कैंपस में, मेलबर्न कैंपस में आप वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ 2 प्रोग्राम है, एक बैचलर और एक मास्टर। असेसमेंट लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, ATMC के कैंपस में यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए आप पढ़ाई करेंगे। तो जो कोर्स अवेलेबल है कैंपस मेलबर्न, जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटी का असेसमेंट लेवल 1 है, डिग्री आपको यूनिवर्सिटी की मिलेगी।
पहला कोर्स है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्पेशलाइजेशन है इसमें 2, साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगा जिन बच्चों ने नॉन मेडिकल किया है या आर्ट किया है लेकिन उसमें कंप्यूटर था, तो बीएससी साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग के लिए आप आ सकते हैं। जुलाई इनटेक है और मई में सीटें फिल हो जाएंगी, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आ सकते हैं। ड्यूरेशन 3 ईयर है और जो फीस है 30,880 है। अगर आपने स्टेट बोर्ड से चाहे वो पंजाब है, हरियाणा, कोई और भी स्टेट बोर्ड है, से आपने अगर पढ़ाई की है तो आपके पास मेजर 4 सब्जेक्ट्स में 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पास आउट हैं तो मेजर 4 में 60% मार्क्स होने चाहिए। 10th के बाद अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी किया है, मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और 9 से 10 आपके बैकलॉग है, बार बार आपने 10 बार री अटेम्प्ट भी किया तब भी यू आर एलिजिबल। तो बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग। तो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट की बात करें, 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। पीटी में स्कोर 58, नो लेस देन 50 है। टफल किया है तो आपका 82 होना चाहिए। और जिन बच्चों ने 6 बैंड लिए हैं वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, 6 ईच वाले। अदरवाइज 6.5 नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। पीटी 58, नो लेस देन 50। लेकिन अगर आपके 6 ईच भी हैं और 12th में इंग्लिश में 80% मार्क्स हैं, तब भी आप डायरेक्ट बैचलर के लिए एलिजिबल है। दूसरा प्रोग्राम है जी इनके पास, मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ड्यूरेशन 2 ईयर है। अगेन जो ट्यूशन फीस है 30,280 है। मार्च इनटेक जा चुका है, जुलाई इनटेक के लिए वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। तो अगर आप इंडिया में सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए तो 55% वाला बच्चा एलिजिबल है। सेक्शन 2 यूनिवर्सिटी से अगर बच्चा पास आउट है तब भी 55% वाला। अगर आप सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो हमें 60% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स चाहिए। 15 से 16 बैकलॉग चल जाएंगे। और 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। अगेन पीटी 58, नो लेस देन 50 और टफल 82। 6 ईच है और बैचलर आपने इंग्लिश मीडियम में की है। एमवाई अगर आप दे सकते हो तब भी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है मास्टर्स के लिए। पीटी 58, नो लेस देन 50। लेकिन 6 ईच भी है और आपने बैचलर की है इंग्लिश मीडियम से और एमवाई अगर आप दे सकते हैं तब भी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। मिनिमम $3,000 की स्कॉलरशिप है और मैक्सिमम पर स्टूडेंट 6,000 तक की स्कॉलरशिप है। तो स्पाउस भी एलिजिबल है। जहाँ मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी बोलती है 1 ईयर ओल्ड मैरिज होनी चाहिए, यहाँ पे हम अप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपकी मैरिज 8 से 10 महीने पुरानी है तब भी हम आपकी अप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट आपका स्पाउस शुड बी ग्रेजुएट। तो जहाँ 1 साल पुरानी मैरिज मांगती मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी एटीएमसी ग्रुप के जो एटीएमसी का जो कैंपस में पढ़ाई होगी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की, उसके लिए हम स्पाउस भी ले रहे हैं, लेकिन आपकी मैरिज 8 से 10 महीने पुरानी होनी चाहिए। प्रूफ मैरिज ਦੇ ਜਿਹੜਾ मैरिज सर्टिफिकेट या होर भी वीडियो या ਜਿਹੜੀ देखिए जी, जेन्युइन मैरिज होनी चाहिए। मैरिज की सीडी फोटो देंगे, दैट विल बी मोर बेटर, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपका मैरिज का सर्टिफिकेट चाहिए, फोटो चाहिए, साथ साथ में आप कहीं बाहर घूमने गए हैं उसके भी होने चाहिए। बिल हो तो ज़्यादा बेटर है। आप सोशल गैदरिंग में कहीं रहे हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। मतलब जेन्युइनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। एंड वी आर द मास्टर एजेंट फॉर दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज। मतलब एटीएमसी के कैंपस में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के लिए अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा और एजेंट्स को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि भाई आप हमसे ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਣ? ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ प्रोफाइल ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ कि नहीं? देखिए एजेंट्स तो बहुत सैन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जेन्युइन एजेंट्स को मैं हमेशा वेलकम करना चाहूँगा। अब बात यही है जी, आपका जीटी मैच होना चाहिए, चाहे आप कंसल्टेंट हैं चाहे आप स्टूडेंट्स हैं। अगर जीटी मैच होता है तो आपका वीज़ा लगेगा आपके बच्चे का, अदरवाइज वीज़ा नहीं लगेगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में पक चुकी है फेक डॉक्यूमेंट को देख के। आप प्लीज़ हर एक स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना बहुत ईजी है, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए।
सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स को डीप रिसर्च करने होंगे। आपकी एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत मैटर करती है, आपकी अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए और आपके अपने डीप रिसर्च होनी चाहिए। अब बच्चा लिखता है कि मैं तो यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ रहा हूँ, वहाँ प्रैक्टिकल पढ़ूंगा, ये सबको पता है। एम्बेसी जानना चाहती है कि भाई आप किस बात से कन्विंस हुए हैं, वो कौन कौन सी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है और रियलिस्टिक बातें हैं जिससे आप रियली आप इंस्पायर हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए। ये जो कोर्स करने जा रहे हैं वो इसी यूनिवर्सिटी में क्यों करने चाहते हैं, और भी तो यूनिवर्सिटी हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप किसी और कंट्री में क्यों नहीं। इंडिया में भी तो सेम कोर्स अवेलेबल है। इंडिया में जहां आप 2 गुना 3 गुना 5 गुना कम फीस में पढ़ सकते हैं, तो आप ये 5 गुना फीस ज़्यादा क्यों देना चाहते हैं। स्पॉन्सर आपको कौन कर रहे हैं, क्या कोर्स कंटेंट है, इसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की बजाय आप वर्ल्ड के किसी भी थर्ड कंट्री में या इंडिया में आके जब वापस सेटल होना चाहेंगे तो आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी और क्या आपका सैलरी पैकेज रहेगा और किस फर्म में आपकी किस कंपनी में पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये आपके डीप रिसर्च हो, फंड्स आपके पास हो और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम ठीक हो, हर एक बच्चे को वीज़ा मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो प्लीज़ ये डीप रिसर्च कर लीजिए। एजेंट्स पे डिपेंड मत रहिए, काउंसलर्स पे मत डिपेंड रहिए, ये आपका काम है, आपको करना होगा। जैसे रोटी आपको खुद खानी होती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर खुद करना होता है, ऐसे ही एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डीप रिसर्च करना भी आपकी ड्यूटी बनती है। जिस बच्चे ने डीप रिसर्च किए वो बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा। वन मोर थिंग, ऑस्ट्रेलिया जाइए, बहुत बढ़िया कंट्री है, डाइवर्सिटी है, मोर देन 180 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे आकर स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ जाके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज चेंज नहीं करनी। आप यहीं से सोच के चलिए कि मुझे किस प्रोग्राम में जाना है, किस एरिया में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ना है। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वहाँ जाके कोर्स चेंज कर लेते हैं 6 महीने बाद। वो बच्चा ज़िंदगी में हमेशा फंसता है, वो कामयाब हो ही नहीं पाता। जिस बच्चे ने यूनिवर्सिटी से या जहाँ से भी पढ़ाई कंप्लीट की है, जिस भी एजुकेशन प्रोवाइडर से, वो बच्चा सेटल हुआ है। और जिस बच्चे ने कोर्स चेंज किया है, कॉलेज चेंज किया है, छोटे प्रोग्राम में गया, वो आज भी वहाँ दुखी है और वो सेटल नहीं है। तो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन और एजुकेशन आपको कंप्लीट करनी है, एक मूल मंत्र है सक्सेस होने का लाइफ में। बात जाते ही बच्चा 18 ईयर की उम्र में, 19 ईयर की उम्र में बोलता है डॉलर कमाना है, डॉलर कमाना है। अरे भाई, तेरी पढ़ाई की उम्र है, प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन वर्क। आप काम करिए बट उतना ही करिए जितना पॉसिबल है, जितना हो सकता है, जितना आपकी पढ़ाई को हार्म ना करे। आप पढ़िए, टाइम अपना इन्वेस्ट करिए अपनी एजुकेशन में। मैं आपको श्योर लिख के दे रहा हूँ कि आप पक्का कामयाब होंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी। बिल्कुल जी, ये ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ, ਏਜੰਟਸ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਡਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾउ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, जुड़ने ਲਈ बहुत बहुत धन्यवाद। कोई खास मैसेज? मैं यही बताना चाहूँगा जी कि 14 जून से हम आपके शहरों में आ रहे हैं एजुकेशन फेयर लेके। 14 जून को स्टार्ट होंगे, 28 जून को ख़त्म होंगे, जिसमें हम 25 सिटी कवर करने जा रहे हैं। तो वेरी सून आपको सारे के सारे वेन्यू सिटीज़ डिक्लेयर करेंगे। वैसे मेरे पास लिखे हुए हैं लेकिन टाइम नहीं है। मैं चाहूँगा इन फेयर में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इसके लिए आप western-overseas.events पे जाके अपनी सिटी और अपने शहर को सिलेक्ट कर लें, डेट को सिलेक्ट कर लें, और आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, हर एक कंट्रीज़ के डेलीगेट से मिल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, मेरी टीम से मिल सकते हैं। आईएलटीएस और पीटी करना है, टफल करना है, तो सर्टिफाइड ट्रेनर वहाँ होंगे जो आपको बताएंगे कि 9 बैंड की परफेक्ट प्रिपरेशन कैसे होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।